नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दुनिया के नक्शे पर ताजमहल की नगरी आगरा के ऊपर बात करूंगा और इसमें मुद्दा होगा यहाँ का वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मसला कोई आज से नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मशहूर लॉयर थे MC मेहता थे, नहीं वो अभी भी हैं, तो उन्होंने एक याचिका फाइल की थी भारत सरकार के खिलाफ कि ताजमहल जो काला हो रहा है या जो वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है, उसकी जो मार्बल है, जो धूल के कण जाते हैं, उससे उसे धीरे धीरे क्षति पहुंच रही है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और इस पर भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जो भी इसके रख रखाव करने वाले हैं, उनको डायरेक्शन दे। तो अभी तक मैं समझता हूँ जब से याचिका फाइल हुई तब से लेकर अब तक बहुत सारे आदेश हुए, बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। भारत सरकार ने दिया, कुछ यूपी सरकार का जो हिस्सा है उसने दिया, और उस पर जो टिकट लगती है विदेशियों से अलग पैसा लिया जाता है, इंडियन से अलग पैसा लिया जाता है, और उसका नोडल के रूप में आगरा विकास प्राधिकरण उसका नोडल डिपार्टमेंट है, कर कुछ नहीं पाए। तमाम जगह खोद के फेंक दी गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इस मुद्दे पर हम, चूँकि गंभीर विषय है, मैं आगरा के मशहूर हमारे साथी पर्यावरणविद भाई रवि सिंह से बात करूंगा, और रवि सिंह मेरे साथ हैं और वो इस मुद्दे पर, चूँकि वो सारे आंकड़े रखते हैं कि कहाँ पर वायु की, कहाँ से वायु आती है, कहाँ से नुकसान पहुँच रहा है, क्या हो रहा है। इसमें मैं समझता हूँ मेट्रो की भी चर्चा करेंगे हम, और जो वाहनों का आगरा सिटी में चलन है उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी बात, अभी तक रिंग रोड पूरा कंप्लीटली नहीं बना है, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। भाई रवि सिंह जी, आप, नमस्कार आपको। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी रवि भाई, बताइए कि क्या आपको लगता है कि MC मेहता की रेड के बाद अब ताजमहल पूरी तरह से वायु प्रदूषण से सुरक्षित है? अभी नहीं, अभी मानते हैं आप? नहीं मानते भाई साहब, अभी नहीं मानते, क्योंकि अभी जो नंबर जो है उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जी, या वो सिचुएशन सेम है या वर्स है। हाँ, सिचुएशन बेटर नहीं हुआ। तो उसका कारण, कई कारण हो सकते हैं कि न्यू सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, ज़्यादा व्हीकल्स है और बहुत सारी चीज़ें। उस समय तो जो ज़्यादा फोकस हुआ है इंडस्ट्री पे। आप ये मानते हैं कि इंडस्ट्री तो चलो हट गई, यस, लेकिन उस समय वाहन बहुत कम हुआ करते थे। आज भी शायद वाहन की संख्या कैसी है, कितनी है? संख्या तो नहीं मालूम है भाई साहब, वो आपको जानते हैं। हाँ। लेकिन उस समय साइकिल ज़्यादा था। हाँ, और भी व्यवस्था था चलने का। जी जी। और अब बहुत सबके पास वाहन होगा, ये मान लो सबके पास मोटरसाइकिल है। अगर एक नहीं है तो दो है, हाँ, दिन 4 पहिया गाड़ी भी आ गया। लेकिन आपको सिर्फ ये फ़ायदे देख सकते हैं कि फिरोजाबाद में जब आप खिड़की नहीं खोल सकते थे बहुत ज़्यादा, तो MC मेहता का जो वहाँ जो गैस आया था इंडस्ट्री के लिए, हाँ, वहाँ बहुत असर पड़ गया। कोई नहीं कह सकते कि उनके रेट से कोई फर्क नहीं। क्योंकि वहाँ पूरा कोयले पर काम होता था। हाँ। और ग्लास इंडस्ट्री होने के नाते उसको गैस दी गई। ये आपको तरह भी देख सकते हैं, कोई आंकड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो स्पष्ट है। फिरोजाबाद में ऐसा अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा देगा, कोई भी आपको कह देंगे। हाँ। जो पहले गए हैं वहाँ, पहले ये कहा करते थे कि फिरोजाबाद एक बार हुआ हो तो पूरे कपड़े काले हो जाते हैं। वो शायद वो स्थिति अब खत्म हो चुकी है। तो फिरोजाबाद का बेनिफिट हुआ था। ताजमहल पे जो नंबर है अभी भी सुधार नहीं है, सिर्फ मौसम के ऊपर है। अगर बारिश हो जाते हैं पोल्यूशन लेवल कम हो जाता है, या हवा है, लेकिन वैसे नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि अब क्या चीज़ और होनी चाहिए आगरा शहर में जिससे कि वाहन भीतर ना आए, या मैं समझता हूँ जो ज़बरदस्ती, जैसे यहाँ की जो मेन जो रोड है MG रोड और यमुना किनारा, हर वक्त जाम लगे रहते हैं,
चौराहों पर घंटों इतना जाम रहता है, स्कूल छूटते हैं तो जाम, तो वो धुआं सब जाता तो वहीं है, क्योंकि ये हम ताजमहल के ठीक उत्तर पश्चिम में है, पूरा शहर बसा हुआ है। हाँ। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जो बाहर से भी बहुत सारा वाहन आता है, तो उसको हम बाईपास करने के लिए क्या रिंग रोड की अभी ज़रूरत है कि नहीं? मतलब इसमें दो चीज़ है। पहले जो मेरे को याद है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में जो क्लासेस था, उसमें जो ट्रांसपोर्ट का प्रोफेसर कहते थे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि रोड कैसे बनेंगे और सब कुछ। लेकिन मैं ये बहुत पुरानी बात है, और वो कहते हैं कि लेकिन रोड आजकल बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप रोड बनेंगे जितना और ट्रैफिक होगा, जितना और पोल्यूशन होगा। कि पूरे एम्फेसिस होने चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रॉपर पैदल व्यवस्था या साइकिल व्यवस्था, ये चीज़ का बढ़ावा होना चाहिए। और रिंग रोड भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है, बाईपास का कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि वो शहर को बाईपास करते हैं और उसमें कुछ होता नहीं है, ग्रीन बेल्ट होते हैं दोनों साइड में। अब जो रिंग रोड वाला कॉन्सेप्ट जो है कि नहीं, रिंग रोड मीन्स यही है कि बाईपास रिंग से ही तो बनेगा। बाईपास मान लो किसी, जैसे मान लो दिल्ली से कोई ट्रैफिक आ रहा है, ग्वालियर जाना है, तो उसके लिए बाईपास होना जरूरी है, वो अपना बाईपास से निकल जाएगा। ऐसे ही मान लो उसको मथुरा से चल के वो हाथरस जाना चाहता है, तो हाथरस के लिए एक अलग से रोड हो। बस ये लेकिन अगर रिंग रोड पे कोई आबादी नहीं है, हाँ, जैसे 1-1 किलोमीटर दोनों साइड में या 2-2 किलोमीटर, तो वो एक व्यवस्था हो गया, सक्सेसफुल है। Yeah. लेकिन जहाँ भी रिंग रोड बने हैं, जैसे दिल्ली में पहले इनर रिंग रोड बना था, फिर उसके बाद और बसने लगा उसके बाहरी साइड में, फिर आगे आउटर रिंग रोड में एक और भी बना है, उसमें भी बस गया पूरा। हाँ। तो इससे रिंग रोड, क्योंकि जो एक पुराना आर्किटेक्ट मिलता था आगरा में कॉन्फ्रेंस में ख्याल करता था, उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसी ने बताया था कि ये रिंग रोड कॉन्सेप्ट सही नहीं है, बाईपास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप शहर को बाईपास कर दो भीतर जो, लेकिन यहाँ भीतर से ना गुजर करके बाईपास, लेकिन यहाँ का बाईपास भी उन्हें मिसयूज करके उसमें भी आबादी बसा दिया, बस गया। जैसे फिरोजाबाद में बाईपास बनाया, तो अब एक और बाईपास बनाना पड़ा। तो कॉन्सेप्ट है कि वी शुड गो टुवर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यू मीन्स लॉन्ग टर्म परियोजनाएं चलनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेस्ट सोल्यूशन है, एफिशिएंट, रिलायबल, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए कौन सी चीज़, मान लो अब जैसे इन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने भारत सरकार की कंसेंट से ये जो मेट्रो बिछाने का भीतर अंडरग्राउंड, ये क्या ठीक है? या चूँकि मैं टर्की गया था, टर्की में मैंने देखा कि रोड पर ट्राम चल रही है बगल में, वहाँ एक बड़ा सिस्टम था वहाँ के यातायात का। मैंने देखा कि दुकानदार अपना सामान बाहर नहीं रखते, और जो फुटपाथ है वहाँ पे लोग चलते हैं, ट्राम चलती है, बगल में कार भी चलती है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता। सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ही ज़बरदस्त, सिग्नल हुआ, ट्राम भी रुकी, कार भी रुकी, और जो पैदल चलने वाला है वो भी रुका। वहाँ ये नहीं है कि मैं सिग्नल नहीं है तो मैं निकल जाऊँ, ये सब चीज़ें नहीं। वहाँ कानून है, पता नहीं डर है या सिविक सेंस है, वो चीज़ यहाँ लागू नहीं हो पा रही है। जैसे मैं समझता हूँ प्रशासन और सरकार कोशिश करने की कोशिश करती भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर है नहीं कोशिश कर। उसमें मतलब एक सिविक सेंस है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस अवेयरनेस है। और स्कूल के बच्चों को भी बताते सब कुछ, तो बचपन से ही उनको इसका इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि अगर कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी या कोई पुलिस का निकलना है या फायर इंजन, तो आप उस समय देखो कि रोड कैसे सन्नाटा हो जाता है, आवाज़ सुनते बहुत पहले से ही सब लोग किनारे हो जाते हैं। मतलब वो हरी में नहीं कि हमको पहुंचने पहले, तो देखते कि किसका प्रायोरिटी है किस समय पे। बिल्कुल। तो वो एक मोटर व्हीकल, एक रोड सेंस भी है, एक डिसिप्लिन, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है, किसी शहर में भी नहीं है। लिटिल बिट साउथ इंडिया में है, दक्षिण में, मतलब मैं समझता हूँ दिल्ली बम्बई में भी नहीं। हाँ, और बॉम्बे में तो वन वे सिस्टम है, ट्रैफिक में वन वे हो जाते हैं। लेकिन जो आपने बताया जो मेट्रो वाला पोर्शन है, तो मेट्रो इज अ इम्पोर्टेंट सिस्टम, लेकिन जो मेट्रो आगरा में बन रहे वो इज अ मिस कॉन्सेप्ट, वो मिस कॉन्सेप्ट है, ठीक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आगरा में बहुत सारे रेल नेटवर्क का
जैसे सिटी स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन हैं हाँ। आउटर में भी। हाँ तो अगर वो रेलवे नेटवर्क को यूज़ करते था, उसको ट्रांसफर करते मेट्रो, हाँ तो वो बहुत बेहतर होता था मेरे समझ में। जी जी लेकिन इसमें उसमें खर्चा नहीं होता था। तो ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। वो मेट्रो में कई चीज़ है, जैसे अंडरग्राउंड है, तो हाँ। अंडरग्राउंड सिंपल नहीं है। अंडरग्राउंड में जो वाटर सिस्टम है, एक्वाफर है, वो भी जो बहुत कुआं में सारे नुकसान हो रहे नुकसान है, जो कुआं में पानी है, तो उसका स्टडी होनी हैं चाहिए। बिल्कुल। वो कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत डिटेल स्टडी हाँ कि कैसे करे, इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं समझ में उन लोगों ने किया भी होगा। लेकिन जो पुराने रेल सिस्टम यूज कर सकते हैं, वो दूसरा इकोनॉमिक वायबिलिटी, हाँ तो उसका जो लेंथ है उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी ये काफ़ी मैं समझता हूँ महंगा सिस्टम है। नहीं, लेंथ अगर लेंथ लंबा, ट्राम इतना महंगा सिस्टम नहीं होता मैं समझता हूँ। ट्राम तो आपको यूरोप में मिलेंगे, हाँ स्पेशली आपको मिलेंगे चेकोस्लोवाकिया में, हाँ। वो आपने देखा टर्की में, हाँ ट्राम या ट्रॉली बस। ट्रॉली ट्रॉली बस भी वही सिस्टम है, लेकिन वो पहिए होते हैं, उसमें ट्रैक नहीं होते। हाँ तो ये दोनों सिस्टम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें रुकते तो आसानी से सवारी उतर जाते हैं और चल जाते हैं, वो चलते रहते हैं। बिल्कुल। लंबा लंबा स्टॉप नहीं है, नज़दीक नज़दीक स्टॉप है, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो थैंक यू रवि, आपने मेरे साथ वक्त बिताया, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर फॉलो भी करें। यदि पसंद आया हो तो आज मैंने नई टेक्निक के साथ ये वीडियो तैयार किया है, आपको कैसा लगा इस बात को ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। और भाई साहब आपके लिए भी थैंक यू, क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं। वेलकम। Yeah.